शुरुआत सिद्धार्थ जी आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि 7 दिन में अब सरकार को जवाब देना है। और आज जो दलीलें कोर्ट रूम में रखी गई और जिस तरीके से सीजेआई या फिर जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले या उनका इंटरिम ऑर्डर देखने को मिला, इतना समझना चाहती हूं कि क्या आज न्यायपालिका में ही इन दलीलों को सुना जा रहा था? क्या संसद के अंदर विपक्ष की इन दलीलों को सुना नहीं गया जहां पर उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की? और आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया उसे सरकार अपने लिए राहत मानती है या फिर आफत के तौर पर देखती है? सिद्धार्थ जी। पूर्णिमा जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरा कुछ कनेक्शन एरर था, मैं अभी जुड़ पाया हूं। आप एक बार अपना क्वेश्चन दोहरा पाएंगे? मैं बस इतना समझना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को लेकर कि आज सारी दलीलें सुनी गई, उस पर कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस और इंटरिम ऑर्डर दिए। क्या ये दलीलें संसद के अंदर नहीं सुनी गई क्योंकि यही विपक्ष की आवाज थी जिसको लेकर कोर्ट ने भी सवाल पूछे हैं? और दूसरा, जो आज कोर्ट की तरफ से 7 दिन की मोहलत जवाब देने के लिए आपको दी गई, आप इसको राहत के तौर पर देखते हैं या फिर आप इसको आफत के तौर पर देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझने की है कि जब से आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और उसके बाद उसकी खबरें निकल करके आई हैं, तभी से एक भ्रम की बात फैलाई जा रही है कि एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कोई ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। मैं पहले तो आपके दर्शकों को कैटेगोरिकली एक बात बताना चाहता हूं, वक्फ के अमेंडमेंट कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया है। जैसा डिमांड की गई थी 70 से ऊपर प्लीज में कि ब्लैंकेट बैन लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया है। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन सरकार नहीं कर सकती। दो विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के साथ जब बातचीत में हुई, उसमें से एक विषय यह था कि जो वक्फ की काउंसिल बननी है और वक्फ के बोर्ड बनने हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि हम नहीं चाहते कि उस अवधि में जो पार्टीज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई हैं उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट किया जाए, इसलिए उसको उस समय पे क्या किया जा सकता है। और जो वक्फ व यूजर की प्रॉपर्टीज थी, जो उनमें भी जो रजिस्टर्ड हैं और गेजेटेड हैं, उनको डीनोटिफाई सरकार नहीं करेगी। ऐसी दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भी अपना कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वयं सरकार ने कहा है कि हम इन दो बातों को, जब तक रिप्लाई हम फाइल नहीं कर रहे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अभी करेगा, तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त जो वक्फ अमेंडमेंट के एक्ट में, बिल में जो नई बातें आई थी, जैसे विमेन मेंबर्स को लेकर के, सर्वे अथॉरिटी को लेकर के, वक्फ के ट्राइब्यूनल को लेकर के, अपील के मैकेनिज्म को लेकर के, एक सेपरेट बोर्ड को लेकर के, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। इस बात को समझना आपके दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है। यह पहली बात। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, यह कानून देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पार करके हमारे देश को दिया गया है। यह जेपीसी में गया है, दोनों सदनों में इसकी चर्चा हुई, देश भर से लोगों के सुझाव आए, लाखों सुझाव आए, 27 घंटे से ऊपर बहस इस कानून को लेकर के सदन के अंदर हुई और उसके बाद जब वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई तो यह कानून पूरा हुआ है। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास पूरे देश के एक एक जन का है। सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करेगा, इसका संविधान अनुरूप ये कानून है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर बताएगा। और वो जब उनकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कानून जो देश के लिए प्रोग्रेसिव कानून है, मुसलमान समाज में पिछड़े समाज से आने वाले, बोहरा समाज, अगाखनी समाज, पासमानदा समाज से आने वाले मुसलमान महिलाओं के लिए जो उनको और अवसर देने वाला है, उनके करप्शन को हटाने वाला है, वक्फ को अच्छा बनाने वाला है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सहमति दर्ज कराएगा। तो जो लोग आज भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी भ्रम ना फैलाएं। मैं इतना ही आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन 1995 के अधिनियम का भी तो जिक्र किया है, तमाम पिछले संशोधनों का भी जिक्र किया है जिनको गो थ्रू करेगा कोर्ट। साथ ही इसके साथ जो गैर मुस्लिमों की एंट्री है, ये सवाल भी तो पूछा है कि क्या हिंदू ट्रस्ट में आप मुस्लिम लोगों को क्या जोड़ सकते हैं, क्या उनको उस ट्रस्ट में शामिल कर सकते हैं? पुरानी संपत्ति जिनके पास पेपर्स नहीं है उनका क्या होगा? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? इसको लेकर भी कलेक्टर को दिए गए अधिकारों को लेकर ये कहते हुए कि क्या इसका मतलब अदालत पर सरकार को भरोसा नहीं है? इन तमाम बातों का जिक्र भी तो आज कोर्ट के दौरान किया गया, कोर्ट में हेयरिंग के दौरान किया गया है। सिद्धार्थ जी, नहीं देखिए पूर्णिमा जी, 2-3 बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि कुछ चीजों को लेकर के जो अमेंडमेंट एक्ट में क्लैरिफिकेशन है वो कोर्ट को भी चाहिए, और निश्चित तौर पर जब ये कोर्ट की स्क्रूटनी में है तो उस बातों को लेकर के और स्पष्टता आएगी। कोर्ट ने कहा है कि जो फैसले कोर्ट दे चुका है अंतिम कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार का भी यही मत है और सरकार अपना अधिकृत मत कोर्ट के अंदर पेश भी करेगी। जहां कोर्ट ने पूछा कि आपने अन्य धार्मिक बोर्ड के लिए और वहां पर मंदिर ट्रस्ट को लेकर के हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा बहुत उदाहरण है, और मैं आपके दर्शकों को भी बता देता हूं क्योंकि दो चीजों का फर्क है जो नहीं समझ रहे हैं लोग। कंपैरिजन करना चाहते हैं वक्फ के एक्ट को राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट यह तय करता है कि मंदिर की ऊंचाई भी कितनी होगी, वहां पर कौन सी कंपनी उस मंदिर को बनाने का काम करेगी, वहां पे दर्शन का समय क्या होगा, वहां पर आरती कितनी बार होगी। वक्फ का एक्ट मस्जिद में नमाज कितनी बार पढ़ी जाएगी इसको लेकर के कुछ नहीं कहता। यह धार्मिक मामला नहीं है, इट्स अ स्टैच्यूटरी प्रोविजन। यह मैं नहीं कह रहा, यह केरला हाईकोर्ट ने कहा है, यह देश के अन्य हाईकोर्ट ने कहा है। मैं आपको एक्ट के साथ, साल के साथ बता सकता हूं, केस के साथ बता सकता हूं। तो जब देश में दो चीजों की तुलना नहीं हो सकती, अब एक कोई मुसलमान व्यक्ति अपने धार्मिक काम के लिए जमीन को दान वक्फ के थ्रू देता है, तो हिंदू कैसे देता है? वो राम जन्मभूमि एक्ट के थ्रू थोड़ी देता है, वो देता है या तो चैरिटी एक्ट के थ्रू या एंडोमेंट एक्ट के थ्रू। अब मैं आपको लाइन से दे सकता हूं अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमारे एक्ट, जहां पर कोई कंपल्शन नहीं है कि हिंदू ही होना चाहिए, पर कई लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी और देश में जब से वक्फ का कानून आया है भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम किया है। हम तो स्वागत करते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये गया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी अच्छी चर्चा करेगा जब, और कई जो लीगल प्रावधान है उसको लेकर के भी क्लैरिटी आएगी तो लोगों को बोलने का अवसर कम मिलेगा। हालांकि पूर्णिमा जी मेरा मानना यह है तो वो फैसला कुछ भी आए, जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वो आना चाहिए, और करेंगे। सरकार को भी अगर किसी बात को क्लियर कोर्ट के सामने रखने की जरूरत है और वो भी दस्तावेज आधारित, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सबसे एक प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूं। नीरज जी, आपके पास आते हुए, आज कोर्ट में जो बातें हुई, जो सीजीआई की तरफ से की गई, जो दलीलें रखी गई, जो लोग इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैं उनकी तरफ से कल जो दलीलें दी गई, इसको विपक्ष कैसे देखता है? नीरज जी। पूर्णिमा जी, देखिए, ये जो स्टेटस को मेंटेन रखने की बात आज कोर्ट में कही गई, जो इंटरिम ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, ये एक वेलकम स्टेप है। क्योंकि आप समझिए, पहले दिन से जो विरोध है वो बिल के अंदर जो ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की जो हमारी रूपरेखा है उससे विपरीत चलते हैं। क्योंकि लगातार हम लोग आर्टिकल 26 की बात करते हैं, जहां हम लोग रिलीजियस इक्वालिटी की बात करते हैं, और उन सभी रिलीजियस ग्रुप्स को उनके रिलीजन को प्रमोट करना, उनको आगे चलाना, उसमें हम लोग एक समानता के अधिकार की बात करते हैं जो हमारे संविधान में लिखा है। उसके लिए हम लोग बार बार इस बात को सामने रख रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी पूर्णिमा जी, ये क्योंकि बिल जब जेपीसी के पास भी गया, हम लोगों ने ये कहा कि जेपीसी का बिल आप तब तक टेबल नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन इस सरकार ने रात के अंधेरे में बुलडोज किया इस बिल को। ये तो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कम से कम इस बात को तो माना कि आर्टिकल 26 पर, आर्टिकल 25 पर, आर्टिकल 14 पर, और इसके अंदर जो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 है, जिसके अंदर आप काउंसिल्स बनाने की बात कर रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, आप नॉन रिलीजियस ग्रुप्स को उसमें जो उस विषय से इत्तेफाक नहीं रखती, आप उनको डालना चाह रहे हैं। इन सब बातों के ऊपर जब आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो एक ये वेलकम स्टेप दिखता है। और पूर्णिमा जी, सिर्फ विरोध इस बात का है कि अगर एक प्रक्रिया इस देश के संविधान के अंदर है, आप उस संवैधानिक प्रक्रिया से चलिए। आप अगर जेपीसी के अंदर उस बिल को ले गए थे, आप उन सारे बातों का जवाब देते जेपीसी के अंदर, और आप एक क्लीन बिल लेके आते, आप व्हाइट पेपर के साथ उसको टेबल कर देते। लेकिन समस्या क्या रही, आज जो तथ्य हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, ये बातें हमने जेपीसी में भी रखी, ये हमने बिल के बहस के दौरान रखी। लेकिन क्योंकि सरकार तो अहंकार पर सवार है, वो तो बुलडोज करना चाहती है एक आइडिया को, तो उस बुलडोज के खिलाफ आज जो बुलडोजर की चाबी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, अशोक यादव जी। पूर्णिमा जी, अभी हमारे भाजपा के साथी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि कोर्ट ने ये किया, कोर्ट ने ऐसे किया। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि अभी कह रहे थे कि लाखों सुझाव आए। अरे लाखों सुझाव, आप चंद सुझाव जो जेपीसी के मेंबरान ने दिए थे वो सुझाव तो आपने लिए ही नहीं है, लाखों सुझाव ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम जो स्टे लगाया है, मुझे लगता है कि एक तरह से मोदी सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। और उसमें जो बेसिक 3 बातें, पूर्णिमा जी आपने भी इस 3 बातों को
मूल रूप से यहाँ पे बताया कि जो सेक्शन 9 में जो अपॉइंटमेंट्स की बात थी, जो नियुक्तियों की बात थी, उस पे कोर्ट ने रोक लगाई है। और दूसरी बात जो अभी डिनोटिफिकेशन को लेकर के वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड दोनों तरह की संपत्तियों को सरकार डिनोटिफाई नहीं कर पाएगी जब तक स्टे लगा रहेगा। और तीसरा क्या था कि आप उस वक्फ बोर्ड के लैंड की नेचर को नहीं चेंज कर सकते। ये सारी चीजें कोर्ट ने यही साबित किया कि जो वक्फ बिल को इन्होंने एक्ट में बदला, ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, तीनों तरह से पास किया गया था, जो आज साबित हो गया। क्या ये कोर्ट की टिप्पणियां है सर जजेस की कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मतलब ये सब क्या कोर्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है आज जजेस की तरफ से? कोर्ट के नहीं कहा गया ये, ठीक है। तो मैं इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छी बात ये है कि विपक्ष की दलीलें और जो वहां पर आपके वकीलों ने जो दलीलें रखी वो लगभग समानांतर नजर आती हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो दलीलें रखी गई वो उसके डिफेंडिंग मोड में डेफिनेटली नजर आई, और कोर्ट की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई और उन ऑब्जर्वेशंस आधारित सरकार को 7 दिन का समय देते हुए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया कि अभी इस पर स्टे रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चक्रवर्ती साहब, से 7 दिन का स्टे है, सिर्फ 7 दिन का स्टे। 7 दिन के बाद आप उन तमाम याचिकाओं 70 से प्लस जो याचिकाएं दायर की गई उनको 5 में क्लब करना होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल करना होगा। जाहिर है कि ये उन विपक्षियों के लिए भी जो इस कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं उनके लिए भी ये चुनौती है कि हम अपनी इंपॉर्टेंट बातों को कैसे रखते हैं कोर्ट के अंदर।